बच्चों, हमारा वेक्टर्स वाला टॉपिक चल रहा था। तो वेक्टर्स वाले टॉपिक में हमने कल लास्ट में लामीज थ्योरम पढ़ी थी। तो लामीज थ्योरम की आज मैं एक दो एग्जांपल करा देता हूं जिससे आपको उस थ्योरम का एप्लीकेशन समझ में आ जाए। तो लामीज थ्योरम ये थी, आपको ये थ्योरम हमेशा याद रखनी है और जब हम इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे उस समय इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन तो एक्चुअल में वहीं आएगी लामीज थ्योरम की। देखिए लामीज थ्योरम क्या थी कि अगर एक बॉडी है, इस पर तीन फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 एंड F3। तो सीन ऐसा बनेगा कि F1 के अपोजिट जो एंगल होगा वो होगा θ1, F2 के अपोजिट जो एंगल होगा वो होगा θ2 और F3 के अपोजिट जो एंगल होगा वो होगा θ3। तो लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट था F1 अपॉन साइन θ1 इट इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन θ2। ये कल मैंने आपको बताया था। कल का जो मेरा वीडियो लेक्चर, जो कल का लेक्चर आया था, उसका एंड यहीं पर हुआ था, राइट। आज मैं इसकी एप्लीकेशन पर बात करता हूं। तो देखिए, आप लोग अपना फॉर्मूला चार्ट खोलिए। फॉर्मूला चार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आप फॉर्मूला चार्ट के पेज नंबर 3 पर आ जाइए। आ गए पेज नंबर 3 पर? आप पेज नंबर 3 पर डू योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर देखिए, प्लीज लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। फॉर्मूला चार्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, एक स्ट्रिंग ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा है, ऐसे लगा है, तीन स्ट्रिंग है और ये कह रहे हैं सिस्टम शोन हियर इज इन इक्विलिब्रियम, स्ट्रिंग 3 इज स्ट्रेच्ड विद फोर्स F, T1 एंड T2 आर द टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, T2 इज इक्वल टू, ये पता लगाना है हमारे को। यानी हमारा जो फोकस है वो T2 है। वी वांट T2, ये आपका T1 है, T1, ये आपका T1 और ये आपका T3 दे रखा है इन्होंने, है ना, T3, राइट। ये आपका इन्होंने T2 दे रखा है। T2 का शायद एंगल भी दे रखा है ना, क्या एंगल दे रखा है? अच्छा, T2 का इधर से 30 डिग्री एंगल दिया है, राइट। देखो बेटा, एक बात सुनो, अब आप अगर इस सवाल के डायग्राम को अच्छी तरह से चेक करेंगे ना तो कुछ बातें एकदम क्लियर है। ये आपका T1 है, ये T2 है, ये T3 है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, करेक्ट। दिस एंगल इज 120 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन। आप चेक करिए, 120 डिग्री गिवन, 30 डिग्री दे रखा है ना, वो ऊपर 30 डिग्री है तो 90 ऐड कर दोगे 120 हो जाएगा। ये 120, ये 90, तो सर्टेनली दिस विल बी 150। एक बार आप चेक कर लीजिए, मेरी बात ऐसे ही मत मान लीजिए, 150 डिग्री कर लीजिए। आप चेक कर लिया। अब हम इस पे लामीज थ्योरम लगाएंगे। लामीज थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो हम पूरा अप्लाई करेंगे। तो मैं पता है क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं T1 अपॉन इक्वल टू T2 अपॉन इक्वल टू T3 अपॉन, अब देखना T1 अपॉन, तो मैं T1 के सामने वाला एंगल लूंगा, मतलब T1 के अपोजिट वाला, तो ये 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री। चलिए जी, T2 के अपोजिट है साइन 90, करेक्ट। T3 है साइन 150, ये लो जी, T3 के अपोजिट एंगल साइन 150 है, राइट। तो हमने अपोजिट वाले एंगल लिख दिए। अब हमारे फोकस जो है ना T1 नहीं है, क्वेश्चन में आपका T1 पूछा ही नहीं है। इन्होंने पूछा है T2 पूछा है, T3 दे रखा है, T3 गिवन। तो क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है T3 इक्वल टू F और आपको T2 पूछा है। इसका मतलब T1 की कोई जरूरत नहीं है, तो हमें इतनी ही जरूरत है, बस इतने में ही हमारा काम चल जाएगा, इतने में ही हमारा काम बन जाएगा। तो देखो T2 क्या आएगा, T2 अपॉन साइन 90 डिग्री 1 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। T3 को इन्होंने F कहा है, साइन 150 डिग्री
साइन 150 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 150 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री। आप देखिए, आपको पढ़ाया है, आपको मैंने पढ़ाया था साइन 150 डिग्री, मैंने ऐसा कराया था, इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये पढ़ाया मैंने। अब जब मैंने ये पढ़ाया साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो अब जरा आप देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे साइन 30 डिग्री। ये आपको पढ़ाया गया है, राइट? तो आप अब T2 की वैल्यू आई जाएगी आपके पास। तो मेरे को लगता है ये T2 की वैल्यू आ भी गई है ना, F, और ये 1/2, तो मेरे को लगता है ट्वाइस F आएगी। T2 की वैल्यू आएगी ट्वाइस F। चेक करना जरा, T2 की वैल्यू ट्वाइस F, करेक्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसी तरह से आप ऐसा करिए कि एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, और वो क्वेश्चन है आपकी डीपीपी में, डीपीपी नंबर 8 निकालिए आप। ओपन डीपीपी 8, डीपीपी 8 का क्वेश्चन नंबर 22, डीपीपी 8 का क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 22 का मैं डायग्राम बना रहा हूं। फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 एज शोन इन द फिगर। तो देखिए, ये आपका डीपीपी 8 है और क्वेश्चन नंबर 22 है। ये सीन है बेटा आपका, यहां पर आपका टेंशन 1 आएगा, यहां इन्होंने एक मास लटकाया है, एम मास। नेचुरल है, एम मास का जो वेट होता है वो mg ही होता है। mg इज द वेट ऑफ एम मास, करेक्ट? हाँ जी। यहां से एक स्ट्रिंग और लगाइए ऐसे, और इसको हम कह दे रहे हैं T2। बिल्कुल यही सवाल वापस से है, एक तरीके से सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फंडामेंटली स्पीकिंग सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये 120 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये आपका 150 डिग्री है। चेक करिए, तो आप देखो T1 बराबर आ जाएगा आपका साइन 120 डिग्री। T1 बराबर आ जाएगा साइन 120 डिग्री, एंड T2 बराबर T2 अपॉन साइन 90 आएगा, बिल्कुल। और T3 इक्वल टू क्या आएगा? T3 इक्वल टू mg है, T3 तो mg ही है, लेकिन अपॉन साइन 150 आएगा यहाँ पे। अब देखो, मैं एक एक करके कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं T1 कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, या चलो T2 कर लो, T2 कैलकुलेट कर लो सबसे पहले। T2 अपॉन साइन 90, साइन 90 को 1 कहते हैं, T3 को हम कहेंगे mg। ये जो है ना, ये mg है बेटा, इट इज 3, इसको मैंने T3 कह दिया ऐसे। तो T3 बराबर mg है ना, मतलब थर्ड नंबर का कोई फोर्स तो होगा ही ना यार। तो mg डाउनवर्ड है, mg धरती माता के कारण लगता है वेट, और वो है साइन 150 डिग्री, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले लिखा था साइन 30, तो ये आ जाएगा ट्वाइस mg। एक तो आपका आंसर आ गया T2 बराबर ट्वाइस mg। ये आप आंसर चेक करिए। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे T1 की। T1 की बात करने के लिए मैं इसको और इसको लूंगा, दोनों को, है ना, क्योंकि सब इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो T1 अपॉन साइन 120, T1 अपॉन साइन 120 को मैं लिखूंगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। आप कहेंगे कैसे लिख रहे हो? देखो इधर साइन 120 डिग्री मैं दिखा रहा हूं, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ऐसा क्यों बोलता हूं मैं इसलिए बोलता हूं कि वो साइन का साइन ही रह जाएगा, तो फिर आप साइन 60 डिग्री की वैल्यू रखिए, राइट। T3 आपका mg के बराबर है, और साइन 150 डिग्री को आप साइन 30 डिग्री ही बोलेंगे, जो कि अभी अभी बोल चुके हो आप। चलिए जी, अब चेक करो। तो मेरे को लग रहा है कि आपका T1 आ गया, और T1 बराबर आ गया है आपके √3 mg। आप चेक करिए, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 30 डिग्री 1/2, तो √3 mg आ जाएगा। T1 इक्वल टू, चेक करो, ये आपके लामीज थ्योरम की एप्लीकेशन आ गई है ना। तो इस तरीके से और बहुत सारी एप्लीकेशन लामीज थ्योरम की
आपके काफी सवाल है, कम से कम 50 सवाल है। वो कब है? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में है, तो उस समय आपको और अच्छी तरह समझाएंगे। फिलहाल आप केवल समझ लीजिए। अब मैं बात कर रहा हूं, आपका जो फॉर्मूला चार्ट है उसे खोलिए, देखो आप। तो अब हम प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की बात करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में मैं दो तरह के वेक्टर्स की बात करूंगा, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की इस दुनिया में जरूरत क्या हुई है, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझाऊंगा जब रेस्पेक्टिव चैप्टर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बेटा दो तरह के होते हैं, पहला स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर, है ना। अब आप ध्यान दीजिए, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, तो एक स्वाभाविक क्वेश्चन उठता है, वेरी नेचुरल क्वेश्चन उठता है कि सर ये अलग तरह के दो प्रोडक्ट क्यों होते हैं वेक्टर्स के, दो तरह का मल्टीप्लीकेशन क्यों? बेटे जब आपका टॉपिक आएगा रिलेटेड, है ना, जैसे स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, ये मैं आपको समझाऊंगा वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, कि जब हम वर्क की कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई दिस स्केलर प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट, क्या जरूरत आ गई हमारी जिंदगी में इस प्रोडक्ट की, अगर ये स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ना होता तो क्या होता। तो ये उस समय आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे, राइट। वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट की हमारी जिंदगी में क्या जरूरत पड़ गई, ये हम आपको तब समझाएंगे जब टॉर्क पढ़ाएंगे, है ना, उस समय हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे ये सब चीजें। यानी कि जब आपको मैं रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ाऊंगा उसमें ये वाली चीज बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, और जब मैं वर्क एनर्जी पावर पढ़ाऊंगा उस समय ये वाली चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा, समझ गए। तो अभी फिलहाल हम इसको डिटेल नहीं करेंगे, फिलहाल हम इसको क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन का अप्रोच क्या है, कैलकुलेशन के स्टेप्स क्या हैं, वो मैं बता देता हूं आपको, राइट। और बाकी जो है ना डिटेल हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल आप इसके एक एक स्टेप को पकड़ लीजिए। मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। इसका रिजल्ट स्केलर होता है, नाम से ही पता लग रहा है, यानी इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं आएगी, लेकिन ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। तो देखिए कैसे हम डिफाइन करते हैं। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिया किसी ने, तो इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दिया किसी ने, तो इसका सेंस क्या है, इसका सेंस है बेटा ए बी कॉस थीटा, इसका सेंस है ए बी कॉस थीटा। ए क्या है, ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये इसका मतलब है। थीटा क्या चीज है, थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसका एंगल है बेटा थीटा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, ये आपका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है। अब देखिए मैं इसके केसेस पर बात कर लेना चाहता हूं, थोड़ा सा केसेस पर बात कर लेना चाहता हूं। तो यहां देखिए क्या खास बात है, खास बात यह है कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन ए डॉट बी बराबर क्या होगा, ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस 0, ए बी कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो ये ए इंटू बी के बराबर आएगा। ये आपका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, ये आपका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अगर आपने ए डॉट बी सॉरी देखो बेटा, इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर होते, 90 डिग्री पर होते, एक मिनट में जरा चेक कर लूं, हाँ ठीक है, अगर दोनों 90 डिग्री होते तो फिर पता है क्या होता, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस 90, तो फिर ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वो 0 होगा अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या
दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस इट इज क्लियर that the dot or scalar product of the hence it is clear that the dot or scalar product of the two perpendicular vectors is always 0. Perpendicular vectors is always 0. हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या है। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री तो फिर आपका ए डॉट बी किसके बराबर आएगा बताओ? केवल ए बी के बराबर आ जाएगा, सीधे सीधे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो आपने कहा ए डॉट बी बराबर 0 आएगा, परपेंडिकुलर है ना, तो 0 आएगा, क्योंकि ए बी कॉस 90 लिखेंगे आप, कॉस 90 बेटा 0 होता है, ये हो गया। अब देखिए इसके रिजल्ट बता रहा हूं मैं आपको कुछ, और वो रिजल्ट आप हमेशा हमेशा के लिए फिक्स कर लेंगे। क्या बेटे? आई कैप डॉट आई कैप यानी आई कैप यूनिट वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप डॉट आई कैप दोनों एक्स डायरेक्शन में है, यानी कि 0 डिग्री का एंगल है, तो इसका आंसर आएगा 1, है ना। जे कैप डॉट जे कैप, इसका भी आंसर 1 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे 1 को 1 से। के डॉट के कैप, ये भी 1 आएगा, राइट। अच्छा, अब देखो आई डॉट जे हमेशा 0 आएगा, जे डॉट के हमेशा 0 आएगा, के डॉट आई हमेशा 0 आएगा, ये आप बात समझ लीजिए, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज कर देता हूं कि इसका एप्लीकेशन मैं बता देता हूं। अब देखिए क्या है इसका मतलब। मैं कहता हूं इफ ए वेक्टर इट इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ऐसा है। तो आप देखिए क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी मैं बताता हूं, ए डॉट बी क्या होगा। ए डॉट बी में आप सबका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे? इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो देखिए सबसे पहली टर्म आपकी ये है ना। जब आप ए डॉट बी करेंगे तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, सबसे पहले ये टर्म है, इस टर्म को आप इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, तीनों से करें, कर दिया। फिर दूसरी टर्म है, दूसरी टर्म को भी आप इससे करें, इससे करें और इससे मल्टीप्लाई करें। तीसरी टर्म को भी आप इससे 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 मल्टीप्लाई करें, मैं कर रहा हूं। तो देखो जब मैं ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप को मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए ए एक्स और बी एक्स आएगा, राइट, आएगा। और आई कैप का प्रोडक्ट कितना होता है? 1। ये देखो, ये मैंने आपको यहां बता रखा है, आई कैप का प्रोडक्ट 1, राइट। अब चलिए प्लस, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो आई कैप डॉट जे कैप 0 आता है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो आई कैप डॉट के कैप 0 आता है, 90 डिग्री है ना, 0 आएगा। फिर देखो अगला वाला, अब मैं दूसरा वाला जो टर्म है इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब मैं जे कैप को आई कैप से करूंगा तो 0 आएगा, लेकिन जब मैं जे कैप को जे कैप से करूंगा तो ये ए वाई बी वाई आएगा, प्लस फिर 0 आएगा। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इनसे तो देखो क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस ए जेड बी जेड, ये आएगा आपका। कुल मिलाकर के बात बड़ी क्लियर हो गई, क्या कि दो जो वेक्टर्स हैं है ना, उनको अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी, तो आपका नियम ये आएगा कि ए डॉट बी को आप लिखिए
ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट सिखा देना है, ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, आपने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। इसका रिजल्ट ये आएगा, रिजल्ट कुछ नहीं, x को x से मल्टीप्लाई करो प्लस y को y से मल्टीप्लाई करो प्लस z को z से मल्टीप्लाई करो, बस खत्म। दिस इज योर आंसर। ये बड़ा ही आसान आंसर है, हाँ बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि i और j तो जीरो हो जाएगा, i और k जीरो हो जाएगा, j और i जीरो हो जाएगा, k और i जीरो हो जाएगा, k और j जीरो हो जाएगा, j और k जीरो हो जाएगा, हैं? हाँ, लेकिन i और i एंड i वन हो जाएगा, j और j वन हो जाएगा, k और k वन हो जाएगा। ये बात है, यानी बड़ा आसान है। अब देखो मैं आपको दो वेक्टर्स देता हूं, जैसे मान लो एक वेक्टर मैंने लिया 2i कैप प्लस 3j कैप, अब इसका डॉट प्रोडक्ट करिए आप, 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करिए आप 3i कैप प्लस 5k कैप, ये लो, इससे आप डॉट प्रोडक्ट करो। कैसे करेंगे तो मैं बताता हूं, ऐसे करेंगे, मैं इसको रीराइट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू रीराइट दिस वेक्टर, ठीक है। देखो मैं कैसे रीराइट करूंगा इस वेक्टर को, इस वेक्टर को मैं रीराइट करूंगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप डॉट 3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप, ये रहेगा, है ना। चलो अब देखो 2 and 3 6i कैप प्लस 0j कैप, जीरो हो गया, प्लस 0k कैप, बस तो ये 6i कैप आंसर आ गया। मतलब आप देखिए क्या हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप 0k कैप, 3i कैप 0j कैप 5k कैप। अब मैं i को i से मल्टीप्लाई करूंगा, j को j से करूंगा और k को k से करूंगा ईमानदारी से, बस खत्म। दिस इज योर आंसर, 6i कैप आंसर। जैसे मान लो एक डॉट प्रोडक्ट ऐसा हो रहा है, एक डॉट प्रोडक्ट ऐसा हो रहा है कि 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये आया। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं 2j कैप प्लस 3k कैप, इससे डॉट प्रोडक्ट करना है। तो मैं इसको रीराइट करूंगा पहले अच्छी तरह से, रीराइट का मतलब i j के तीनों लिखूंगा मैं, i j के तीनों अच्छी तरह से लिखूंगा, है ना। हाँ, फिर यहाँ डॉट, अब i के है ही नहीं तो मैं लिख दूंगा 0i कैप, है नहीं जिसको 0 लिख देंगे, जो चीज एब्सेंट है उसे 0 लिख देंगे। अब हम i को i से मल्टीप्लाई करेंगे, j को j से करेंगे, k को k से करेंगे, तो ये आपका 0 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका -12 आ जाएगा, है ना। तो आपका -6 आंसर आ जाएगा। यानी आपको डॉट प्रोडक्ट करना बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं करना, i को i से मल्टीप्लाई करो, j को j से करो, k को k से करो, काम खत्म। ये आपका डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, है ना, वो बता देते हैं, क्योंकि वो बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि साहब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हमने क्या लिखा, हमने लिखा ए बी कॉस थीटा, करेक्ट। तो कॉस थीटा क्या होगा, नेचुरल है, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ये आपके कॉस थीटा के बराबर आया। सवाल उठता है कि कॉस थीटा जब आपने ये लिख दिया तो कॉस थीटा बराबर हुआ आपका, कॉस थीटा बराबर हुआ आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी की वैल्यू क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी की वैल्यू तो बेटा मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आप जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड बी वेक्टर क्या होता है, वो होता है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, बस खत्म। बहुत आसान काम हुआ। तो यहां तक का आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा।
ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट हमारी जिंदगी में क्या जरूरत है, क्यों आया, क्या आवश्यकता आन पड़ी जिंदगी में, ये बातें मैं आपको कब बताऊंगा, ये बातें मैं आपको वर्क एनर्जी पार्ट के अंदर बताऊंगा। राइट, अभी हमें जो है ना वेक्टर का चैप्टर एक बार केवल आपको दिमाग में डाल देना है, ठीक है। बाकी उस समय हम इसको डिटेल में करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसके अंदर डायरेक्शन होती है साहब, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें डायरेक्शन होती है। तो दिस प्रोडक्ट of two vectors, this product of two vectors has direction, मतलब इसमें हम डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे बेटा। तो हम इसमें डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए हम बात कर रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको पता है हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ए बी साइन थीटा एन कैप। इसमें अब क्या क्या चीजें क्या क्या हैं वो देखो। ए आपका नो डाउट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, बी आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। व्हाट इज एन कैप, ये है असली बात। एन कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी, ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए इट इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो एन कैप इज एक्चुअली, एन कैप इज एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, देखिए डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ध्यान दो, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और एन कैप, और एन कैप, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी और एन कैप is decided by right hand rule, is decided by right hand rule or right hand screw rule, or right hand screw rule। ये देखिए आप समझने की कोशिश करो। देखो बेटे, मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर्स ऐसे हैं कि ये ए वेक्टर है मान लो, और ये बी वेक्टर है। अगर ये दो वेक्टर आपके पास हैं और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो नेचुरल है ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी आपका ये होगा, यहां पे लिख रखा है अपन ने ए क्रॉस बी, ये आएगा ए बी साइन थीटा एन कैप, ये होगा आपका। करेक्ट। सवाल उठता है ये एन कैप क्या है, एन कैप की डायरेक्शन क्या है। तो इसको हम राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से पता करेंगे। कुछ नहीं करेंगे हम, मेरा राइट हैंड है ना, देखना मेरा राइट हैंड देख रहे हो ना। हाँ, इस राइट हैंड को मैं क्या करूंगा, इसकी फिंगर्स को ए से बी की तरफ टर्न करूंगा। तो आई एम गोइंग टू टर्न माई फिंगर्स ए टू बी, ए से बी की तरफ, ए इधर है बी इधर है, तो मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे टर्न कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, ए से बी की तरफ घुमा रहा हूँ, ए से बी की तरफ घुमा रहा हूँ। तो माई थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। तो देखिए क्या कहा मैंने ये कहा कि इफ we arrange fingers of our right hand, if we arrange fingers of our right hand, हमारा राइट हैंड जो है ना, राइट हैंड if we arrange fingers of our right hand from A vector to B vector, then thumb will show
thumb will show direction of a vector cross b vector, है ना। तो इफ वी अरेंज फिंगर्स ऑफ आर राइट हैंड फ्रॉम a क्रॉस a to b, a वेक्टर टू b वेक्टर, देन थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। तो थंब जो है ना a क्रॉस b की डायरेक्शन को डिफाइन करेगा। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी बात हो गई। अगर आप इसको राइट हैंड स्क्रू रूल से करना चाहते हैं तो स्क्रू रूल बड़ा आसान है। आप क्या करेंगे, एक राइट हैंड स्क्रू लेंगे, उसको ऐसे रख देंगे स्क्रू, और स्क्रू को घुमाएंगे आप a क्रॉस b की तरफ, a से b की तरफ टर्न करेंगे, तो स्क्रू जिधर जाएगा वही डायरेक्शन होगी a क्रॉस b की। राइट हैंडेड स्क्रू का मतलब होता है कि ऐसा स्क्रू जो क्लॉकवाइज घुमाने पर कस जाता है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर खुल जाता है। प्लीज राइट हैंड स्क्रू की डेफिनेशन सुनिए। व्हाट इज राइट हैंड स्क्रू? राइट हैंड स्क्रू ऐसा स्क्रू होता है कि उसको आप अगर क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो टाइट हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो लूज हो जाएगा। तो a क्रॉस b, अगर आपको b क्रॉस a निकालना होता, जैसे मान लो यहां पर ये b है, सॉरी इधर की तरफ मान लो b है, अब आपको अगर b क्रॉस a निकालने की इच्छा हो तो उसकी डायरेक्शन भी आ जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फिंगर्स को b से a की तरफ लाना पड़ेगा। तो थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b या b क्रॉस a। तो आप ये ध्यान रखिए कि डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट will always be perpendicular to both the vectors, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा, यानी दोनों वेक्टर जहां होंगे उसके परपेंडिकुलर उसकी डायरेक्शन होगी। तो ये आपको एन कैप के बारे में पता लग गया। देखो मैं यहां आपको वापस से उस चीज को रिकॉल करा रहा हूं, a क्रॉस b इट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये मैं वापस से बता दे रहा हूं आपको, राइट। हाँ जी, ए बी साइन थीटा को कहते हैं, ए बी साइन थीटा को क्या कहते हैं, ए बी साइन थीटा इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। और एन कैप इज डायरेक्शन, एन कैप इज डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी डायरेक्शन, और एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। तो ये ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर है बेटा, ये आपको समझ लेना चाहिए, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे आई क्रॉस आई, तो आई क्रॉस आई को मैं क्या बोलूंगा, जीरो, क्योंकि आई क्रॉस आई के बीच एंगल जीरो है। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। जे क्रॉस जे, जे कैप और जे कैप के बीच एंगल जीरो होता है, के कैप एंड के कैप के बीच एंगल जीरो होता है, राइट। ये चीज, एक और बात मैं आपको बता देता हूं, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर होता है के कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप बराबर होता है माइनस के कैप। ये आप ध्यान दो, ठीक है। जे क्रॉस के बराबर होता है आई कैप, और के क्रॉस जे बराबर होता है माइनस आई कैप, है ना। के क्रॉस आई इक्वल टू होता है प्लस जे कैप, और आई क्रॉस के ये बराबर होता है माइनस जे कैप। ये आपके रिजल्ट है ना। आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप, कैसे पता लगा, देखो इधर देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, करेक्ट। इसको हम कहते हैं आई कैप, इसको हम कहते हैं जे कैप। तो देखो बेटा, आई क्रॉस जे, आपका राइट हैंड जो है इसको आप आई से जे की तरफ घुमाएं, आई से जे की तरफ घुमाएं तो थंब विल बी इन के कैप, जेड डायरेक्शन में आएगा थंब, तो इसलिए आई क्रॉस जे इक्वल टू के। अच्छा,
जे क्रॉस आई कर दें तो उल्टा कर दो। आप अपना थंब वो सॉरी हैंड ऐसे घुमाइए, राइट हैंड जब आप ऐसे घुमाएंगे तो थंब आपका ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब ये माइनस के कैप है। ऐसे ही आप जब जे क्रॉस के करेंगे तो आपका आई कैप आएगा, के क्रॉस जे करेंगे तो ये आएगा, ऐसे आपके ये रिजल्ट आएंगे। मैं आपको जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट करना थोड़ी मतलब आज जो है हम आपको जूम सेशन के अंदर बताएंगे, ठीक है। जूम सेशन में क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाएंगे। तो ये चैप्टर आपका जो है आज काफी हो गया, तो मेरे को लग रहा है कल ये पूरा हो जाएगा, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम इसके डाउट्स करेंगे। आप लोग इसके डाउट्स करना शुरू कर दो, जैसे डीपीपी जो है ना 8 नंबर वो करना शुरू कर दो, डीपीपी 8 नंबर करना शुरू कर दो। तो आज के लिए काफी है, इसको अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, ठीक है।